नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और इसी क्रम में हम आज पढ़ने जा रहे हैं किसान और काश्तकार के बारे में। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आज हम इसको शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस चैनल को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपके और हमारे बीच में एक जो क्रम है बनाता है और हमें हिम्मत मिलती है कि हम नई चीज़ों को आपके सामने ला सकें। जो भी चीज़ें आपके कमेंट के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमें मिलती हैं, हम उनमें नई चीज़ों को जोड़कर कुछ नया करके आपको देते हैं और यही क्रम बना रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। ये आपके मति के ऊपर है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं या अथवा नहीं जुड़ते हैं। आगे हमारी शुरुआत होती है आज के इस चैप्टर से, किसान और काश्तकार। पिछले 2 अध्यायों में आप वन और चारागाहों के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके बारे में यह भी जान चुके हैं कि विभिन्न स्रोतों से ये रोजी रोटी अर्जित करते हैं। आपने झूम खेती करने वालों के बारे में सुना, चरवाहों और जनजातीय समूहों के बारे में पढ़ा। आपने यह भी जाना कि किस तरह के चरवाहों को आधुनिक सरकार ने नियंत्रित करना शुरू किया था और उन पर पाबंदियां लगाई, उन पर उनको क्या असर पड़ा और उनके संसाधनों पर जो जिन पर वो आश्रित थे उन पर क्या असर पड़ा, वो आप इसको जानेंगे। इस अध्याय में आप विभिन्न देशों के खेतीहर समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इंग्लैंड के छोटे किसान जिन्हें कॉटेजर, या अमेरिका के गेहूं उत्पादकों, या बंगाल में अफीम उत्पादक किसानों के बारे में जानकारी यहाँ हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप ये जान पाओगे कि आधुनिक खेती की शुरुआत में विभिन्न देहाती समूहों पर क्या प्रभाव पड़ा। यह भी विश्वव्यापी समुदायों, पूंजीवादी बाजारों से जुड़ने का दुनिया का अलग अलग इलाकों में क्या प्रभाव पड़ा। इन विभिन्न स्थानों की तुलना में आप यह जान पाएंगे कि इन स्थानों को इतिहास एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक प्रक्रिया के रूप में कितना मिलता जुलता रहा है। आइए इस सफर की शुरुआत इंग्लैंड से ही करते हैं, जहां कृषि क्रांति ने पहली दस्तक दी थी। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट पर, इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। 1 जून सन 1830 में यह घटना है कि इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुलाल सहित सारा खलिहान जलकर राख हो गया। बाद में महीनों में इस तरह की घटनाएं कई दूसरे जिलों में दर्ज की गईं। कहीं सिर्फ पुलाल जल जाती तो कहीं पूरा का पूरा फार्म हाउस स्वाहा हो जाता। फिर 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया और इसके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला। उस तोड़फोड़ में ये घटनाएं पूरे दक्षिण इंग्लैंड में फैल गईं। इस दौरान लगभग 387 थ्रेशिंग मशीनें तोड़ी गई थी। किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे और वे इन मशीनों को इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि इनके कारण मेहनत कशों की रोजी छिन गई थी। जमींदारों को यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उनको हमला ना बोल दें, और इस चक्कर में बहुत सारे जमींदारों ने तो मशीनें खुद ही तोड़ डाली। जवाब में सरकार ने सख्ती कार्रवाई की। जिन लोगों को शक था वे दंगे में लिप्त हैं और उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1976 लोगों पर मुकदमा चला, 9 को फांसी दी गई और 505 को देश से निकाल दिया गया। इन जिनमें से 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। लगभग 644 लोगों को बंदी बना लिया गया। इन खेतों में मौजूद कैप्टन स्विंग एक मिथकीय नाम था। तो स्विंग के नाम पर दंगे करने वाले आखिर थे कौन? वे थ्रेसिंग मशीन को तोड़ने पर क्या आमद थे? वे किस बात का विरोध कर रहे थे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड की खेती में आए बदलावों को देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। 1.1 खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी की शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुआ, है ना। पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफी खुला खुला हुआ करता था। तो ना तो जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति थी और ना ही उनकी बाड़ाबंदी की गई। किसान अपने गांव के आसपास की जमीन पर फसल उगाते थे। साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें गांव के हर व्यक्ति को जमीन के टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे। जमीन के ये टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते थे और कई जगह बिखरे होते थे। कोशिश यह होती थी कि हर किसान को अच्छी और खराब दोनों तरह की जमीन मिले। खेती की इस जमीन पर खेती की जमीन के परे साझा जमीन होती थी। कॉमन्स की इस साझा जमीन पर सारे ग्रामीणों को हक होता था
और यहाँ पर अपने मवेशी भेड़ बकरियां चराते थे। जलावन की लकड़ी बीनते थे और खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। जंगल में वे शिकार करते और नदियां ताल तलैया में मछलियां पकड़ते थे। गरीबों के लिए तो यह साझा जमीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन थी, और इसी जमीन के बल पर वे लोग अपनी राय में कमी को पूरा करते थे। अपने जानवरों को पालते। जब किसी साल फसल चौपट हो जाती तो यही जमीन उन्हें संकट से उबारती थी। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुक्त और साझी जमीनों की यह अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी से ही बदलने लगी थी। 16वीं सदी में जब ऊन के दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे तो संपन्न किसान लाभ कमाने के लिए ऊन के उत्पादक बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्हें भेड़ों की नस्ल सुधारने और बेहतर चारागाहों की आवश्यकता हुई। नतीजा यह हुआ कि साझा जमीन को काट छांट कर घेरना शुरू कर दिया गया ताकि एक का संपत्ति दूसरे से साझा जमीन से अलग हो जाए। साझा जमीन पर झोपड़ियां डालकर रहने वाले ग्रामीणों को उन्होंने निकाल बाहर किया और बाड़ाबंद खेतों में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। यह बाड़ाबंदी की शुरुआत थी। 18वीं सदी के मध्य तक बाड़ाबंदी आंदोलन की रफ्तार काफी धीमी हो रही थी। शुरू में गिने चुने भूस्वामियों ने अपनी पहल पर ही बाड़ाबंदी की। इसके पीछे राज्य पर चर्च का हाथ नहीं था, लेकिन 18वीं सदी के दूसरे हिस्सों में बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड के पूरे देहात में फैल गया और इसने इंग्लैंड के भूदृश्य को आमूल बदल कर रख दिया। सन 1750 से 1850 के बीच 60 लाख एकड़ जमीन पर बाड़े लगाए गए। ब्रिटेन की संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए 4000 कानून पारित कर दिए। तो ये जिसमें ग्रीन दिख रहा है वो है जहां पर मशीनें तोड़ी गई। आंदोलन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, स्विंग आंदोलन के प्रभाव वाला क्षेत्र तो कौन सा था? ये 1-2 इस तरीके से जो दिख रहा है वो ये पूरा क्षेत्र है, जिसे कैप्टन स्विंग आंदोलन, जिसे 1830 से 32 के दौरान इंग्लैंड की विभिन्न काउंटियों में तोड़ी गई थ्रेसिंग मशीन, जिसके बारे में ऊपर दिया गया है। ये इंग्लैंड के क्षेत्र में जहाँ पे मशीनें तोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.2 अनाज की बढ़ती मांग। जमीन को बाड़ाबंद करने की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी और इन बाड़ों का मतलब क्या था? नए बाड़े पुराने बाड़ों से भिन्न थे। जहां 16वीं शताब्दी के बाड़ों में भेड़ पालने का विकास किया गया, वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी का उद्देश्य अनाज उत्पादन बढ़ाना हो गया और इसका संदर्भ भी अलग था। एक नए दौर का सूचकांक। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड की आबादी तेजी से बढ़ी। सन 1750 और 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई। 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी, जो 1850 में 2.1 करोड़ और 1900 में 3 करोड़ तक जा पहुंची। जाहिर है कि अब ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी और इसी दौर में इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण भी होने लगा था। बहुत सारे लोग रहने और काम करने के लिए गांवों से शहरों का रुख करने लगे। खाद्यान्न के लिए वे बाजार पर निर्भर होने लगे और इस तरह जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ी वैसे वैसे खाद्यान्नों का बाजार भी फैलता गया और खाद्यान्नों की मांग में के साथ उनके दाम भी बढ़ने लगे। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हो गया और इसकी वजह से यूरोपीय खाद्यान्नों के आयात सहित व्यापार बाधित हुआ और इसका नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड में खाद्यान्नों के दाम आसमान छूने लगे और इससे उत्साहित होकर भूस्वामी अपनी बाड़ाबंद जमीन में बड़े पैमाने पर अनाज उगाने लगे और उनकी तिजोरियां भरने लगीं और उन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तो ये जो थी वो शिलोंग प्रति बुशेल और वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में गेहूं के दामों का वार्षिक उत्सव सन 1971 से 1885 के बीच का है, जिसका डिटेल आपको ग्राफ के रूप में दिया हुआ है। नए शब्द में बुशेल यानी कि क्षमता की माप, शिलिंग यानी कि इंग्लैंड की एक मुद्रा का नाम जिसमें 20 शिलिंग बराबर 1 पाउंड होता है। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं उसके बारे में सुने। 19वीं सदी की शुरुआत में सफोक का देहाती इलाका। अंग्रेजी चित्रकार जॉन कॉन्स्टेबल की कृति। कॉन्स्टेबल के पिता अनाज के बड़े व्यापारी थे। कॉन्स्टेबल का बचपन पूर्वी इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्र सफोक में बीता और इस क्षेत्र में बाड़ाबंदी का काम 19वीं सदी में काफ़ी पहले पूरा हो चुका था।
कांस्टेबल के चित्र देहात में खुले जीवन में बड़े भावपूर्ण ढंग से उकेरते हैं और उनके चित्र हमें एक ऐसे दौर से परिचित कराते हैं जब देहात का सीधा सरल और खुशनुमा जीवन अतीत की बात बताता जा रहा था और खुले खेतों को बाड़ाबंदी की जा रही थी। और इस चित्र में हम खेतों पर लगी बाड़े देख सकते हैं। इसमें लेकिन इससे हमें यह पता नहीं चलता कि तत्कालीन भूदृश्य कैसे बदलता जा सकता रहा था। कांस्टेबल के चित्र में हमें आमतौर पर मेहनत कर जनता दिखाई नहीं देती। चित्र एक पर नज़र डालें तो पता चलता है कि साफोक ऐसे इलाकों से घिरा हुआ था जहां स्विंग दंगों के दौरान बड़े पैमाने पर थ्रेशिंग मशीनें तोड़ी गई थीं। चलिए 1.3 बाड़ाबंदी का युग। इंग्लैंड के इतिहास में सन 1780 का दशक पहले के किसी भी दौर से ज़्यादा नाटकीय दिखाई देता है और इससे पहले अक्सर यह होता था कि आबादी बढ़ने से खाद्यान्न का संकट गहरा जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। जिस तेजी से आबादी बढ़ी उसी हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार के बावजूद सन 1868 में खाद्यान्न की अपनी ज़रूरतों का 80% इंग्लैंड खुद पैदा कर रहा था, बाकी का आयात किया जा रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई यह वृद्धि खेती की तकनीकी में हुए किसी नए बदलाव का परिमाण नहीं था, बल्कि हुआ सिर्फ यह कि नई नई ज़मीनों पर खेती की जाने लगी। भूस्वामियों ने मुक्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली जमीनों और चारागाहों को काट छांट कर बड़े बड़े खेते बना दिए थे। इस समय तक किसान खेतों में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो 18वीं सदी के प्रारंभ में बड़े पैमानों पर प्रचलित थी। सन 1660 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों में किसान सलजम और तिपतिया घास की खेती करने लगे थे और उन्हें जल्द ही एहसास हो गया था कि इन फसलों से जमीन की पैदावार बढ़ती है। फिर सलजम का पशु भी बड़े चाव से खाते थे, इसलिए वे शलजम और तिपतिया घास की खेती नियमित रूप से करने लगे। बाद के अध्ययनों से पता चला कि इन फसलों से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फसल वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी। असल में लगातार खेती करने से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है और इसके कारण जमीन की उर्वरता भी कम होने लगती है। सलजम और तिपतिया घास की खेती से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती है और जमीन फिर उपजाऊ हो जाती है। इस तरह 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान उन्हीं सरल तरीकों का नियमित रूप से इस्तेमाल करने लगे थे। अब बाड़ाबंदी को एक दीर्घकालीन निवेश के रूप में देखा जाने लगा था और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल कर फसलें बोने लगे थे। बाड़ाबंदी में से अमीर भूस्वामियों को अपनी जोर बढ़ाते और बाजार के लिए पहले से ज़्यादा उत्पादन करने की सहूलियत मिली। नेक्स्ट आते हैं गरीबों पर क्या बीती। बाड़ाबंदी ने भूस्वामियों की तिजोरियां भर दी पर उन लोगों को क्या हुआ जो रोजी रोटी के लिए कॉमन्स पर ही आश्रित थे। बाड़ लगाने से बाड़े के भीतर की जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति बन गई थी। गरीब अब ना तो जंगल से जलावन की लकड़ी बटोर सकते थे और ना ही साझा जमीन पर अपने पशु चरा सकते थे। वे ना तो सेब या कंदमूल बीन सकते थे और ना ही गोश्त के लिए शिकार कर सकते थे। अब उनके पास फसल कटाई के बाद बची ठूंठों को बटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था। हर चीज पर जमींदारों का कब्जा हो गया था। हर चीज बिकने लगी और वह भी ऐसी कीमतों पर जिन्हें अदा करने की सामर्थ्य गरीबों के पास नहीं थी। जहां कहीं बड़े पैमानों पर बाड़ाबंदी हुई, खासतौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों और आसपास के प्रांतों यानी कि काउंटियों में, वहां गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म होते गए। अपने अधिकारों से वंचित और जमीन के बेदखल होकर वे नए रोजगार की तलाश में दूर दूर भटकने लगे। मध्यवर्ती क्षेत्रों से वे दक्षिणी प्रांत की ओर जाने लगे। मध्य क्षेत्र से में सबसे सघन खेती होती थी। वहां खेतीहर मजदूरों की भारी मांग थी, लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक सुरक्षित और नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। पुराने जमाने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे। वे मालिकों के साथ खाना खाते और साल भर उनकी सेवा टहल करते थे। यह रिवाज 1800 तक आते आते समाप्त होने लगा था और अब मजदूरों को काम के बदले दिहाड़ी दी जाती थी और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था।
जमींदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों की दिहाड़ी की मद में कटौती करने लगे। काम अनिश्चित, रोजगार असुरक्षित और आय अस्थिर हो गई। वर्ष के बड़े हिस्से में गरीब बेरोजगार रहने लगे। आइए शुरू नेक्स्ट देखते हैं, थ्रेशिंग मशीन का आगमन। जिन दिनों नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए था, उन दिनों खाद्यान्न के भाव काफी ऊंचे थे और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजारों में नई नई थ्रेशिंग मशीन को खरीदना शुरू कर दिया। काश्तकार अक्सर मजदूरों के आलस, शराबखोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे और उन्हें लगा कि मशीनों से मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने गांव और खेत खलिहान में वापस लौट आए। अब उन्हें नए रोजगार की जरूरत थी, लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा और इससे दाम कम हो गए और कृषि मंदी छा गई। बेचैन होकर भूस्वामियों ने खेती की जमीन को कम करना शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोका जाए। उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी और संख्या कम करनी शुरू कर दी। गरीब और बेरोजगार लोग काम की तलाश में गांव-गांव भटकते थे और जिनके पास अस्थायी सा कोई काम था, उन्हें भी आजीविका खो जाने की आशंका रहती थी। यही वह दौर था जब देहात में कैप्टन स्विंग वाले दंगे फैले। गरीबों की नज़र में थ्रेसिंग मशीन बुरे वक्त की निशानी बनकर आई। निष्कर्ष, इस तरह इंग्लैंड में आधुनिक खेती के आगमन से कई तरह के बदलाव आए। मुक्त खेत समाप्त हो गए और किसान के पारंपरिक अधिकार भी जाते रहे। अमीर किसानों ने पैदावार में वृद्धि और अनाज को बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया और ताकतवर हो गए। गांव के गरीब बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने लगे। कुछ लोग मध्यवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण प्रांतों का रुख करने लगे, जहां रोजगार की संभावना बेहतर थी, तो कुछ अन्य शहरों की ओर चल पड़े। मजदूरों की आय का ठिकाना न रहा। रोजगार असुरक्षित और आजीविका के स्रोत अस्थिर हो गए। स्रोत के बारे में पढ़ेंगे तो मैं ज़रा स्रोत के बारे में सुनाता हूँ आपको, जो इसमें होने चाहिए थे, जो हमें शुरू में पढ़ने थे। चलिए स्रोत का पढ़ते हैं। ये धमकी भरे खत काफी बड़े पैमाने पर भेजे जाते थे। ये कई बार इन खतों की भाषा काफी शालीन होती थी, जबकि कई बार बहुत कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ बहुत छोटे होते थे तो ये देखें, एक का नमूना देखते हैं। श्रीमान, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी थ्रेशिंग मशीन खुद नहीं तोड़ी तो हम अपने लोगों को भेजकर यह काम करवाएंगे। सब लोगों की ओर से स्विंग। स्रोत था सिंह की ओर से सख्त भाषा में भेजे गए खत का एक नमूना। श्रीमान, आपका नाम ब्लैक बुक में दर्ज ब्लैक हार्ट्स की सूची में रखा गया है। आप जैसे अन्य लोगों को सलाह दी जाती है कि अपना इरादा बताएं। आप हर अवसर पर जनता के विरोधी रहे हो। आपको जैसा करना चाहिए था, अभी तक आपने वैसा नहीं किया। स्विंग। नेक्स्ट है, अपन पढ़ते हैं स्रोत का। बाड़ाबंदी के कारण सार्वजनिक जमीन पर अधिकार समाप्त होने से एक किसान ने अस्थायी जमींदार को यह पत्र लिखा। अगर कोई गरीब आदमी सार्वजनिक जमीन से आपकी एक भेड़ ले ले तो कानून उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सैकड़ों गरीबों की भेड़ बकरियों के चरने की जमीन छीन लेते हैं तो कानून कुछ नहीं करता। अगर गरीब आदमी आपसे कोई चीज छीन ले तो उसको फांसी दे दी जाती है, जबकि अगर आप उस व्यक्ति की आजीविका छीन लें तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गरीब इस बात को किस तरह समझे कि कानून उनकी पहुंच से बाहर है और सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। स्रोत था। इसके विपरीत बहुत से लेखकों ने बाड़ाबंदी के लाभों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। खुले खेतों और बाड़ाबंदी की जमीन के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। बाड़ाबंदी की व्यवस्था निश्चित रूप से खुले खेतों से बेहतर है। खुले खेतों के मामले में खेतिहर जंजीरों से में जकड़ा रहता था। वह मिट्टी या मूल्यों में कोई बदलाव नहीं ला सकता था। उसकी हालत उस घोड़े जैसी होती थी जो अन्य घोड़ों के साथ बंधा होता था, यानी वह उनके अलग होकर कुछ नहीं कर सकता था और उनके बीच ही कूद फांद कर सकता था। चलिए, तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, उस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन आते हैं
नेक्स्ट है अपना रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर। आइए अब जरा अटलांटिक के पार अमेरिका चलें। आइए देखें कि यहाँ आधुनिक खेती का विकास कैसे हुआ और इस तरह अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी यानी कि ब्रेड बास्केट बनकर उभरा और इस बदलाव का अमेरिका के ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में साझा जमीनों को बाड़ाबंद किया जा रहा था, उस समय तक अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्थायी खेती का विकास नहीं हुआ था और यहाँ 80 करोड़ एकड़ भूमि पर जंगल थे और 60 करोड़ एकड़ भूमि पर सिर्फ घास उगती थी। चित्र 5 में आप उस समय की प्राकृतिक हरियाली के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब दिख रहा है, ब्लैकवुड, बैनॉक, क्रो, शोशेन, मैंडन, चेनी, पावनी, सावनी, कोमांची, चिकासा क्रीक, चोकटाऊ, सेमिनोल, है ना। ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं। जंगली हरियाली ग्रीन से, लंबी घास सेमी ग्रीन, उसके बाद आते हैं छोटी घास ना, फिर हल्का सा येलोश और फिर रेगिस्तान के पौधे वाइटनेस। तो उस समय अमेरिकी भूदृश्य का ज़्यादा हिस्सा श्वेत अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं था। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी बसावट पूर्वी तट की एक छोटी संकीर्ण पट्टी पर तक सीमित थे। अगर आप उस समय अमेरिका की सैर पर निकलते तो आपको जगह जगह अमेरिका मूल निवासियों के बड़े बड़े समूह मिलते हैं, जिनमें से कुछ घुमंतु थे तो कुछ स्थायी रूप से रहने वाले थे। बहुत सारे समूह सिर्फ शिकार करते थे, खाद्य पदार्थ बीनकर और मछलियां पकड़कर गुजारा करते थे, जबकि कुछ मक्का, फलियां, मूंगफलियां, कुमड़े की खेती करते थे। अन्य समूह जंगलों और पशुओं को पकड़ने में माहिर थे। 16वीं सदी से ही वन विलाप का फर यूरोपीय व्यापारियों को बचाते रहे थे और चित्र 5 में 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न कबीलों की अवस्थितियों को दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये घास और वन पट्टियाँ है ना, ये घास पट्टियाँ प्रशांत महासागरीय उपोष्ण कटिबंधीय फसल पट्टी, इसके बाद ये रेगिस्तान, इसके बाद रॉकी पर्वतमाला, अंत पर्वतीय पठार, इसके बाद ग्रेट प्लेन्स, गेहूं का क्षेत्र, सूखी घास और चारागाह इलाका, मक्का और गेहूं की पट्टी, व्यवसाय पट्टी और उपोष्ण कटिबंधीय तट। ये सब 1920 में अमेरिका के खेतीहर क्षेत्रों की स्थिति को बताता है। 20वीं सदी आते आते यह भूदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर फैल गए थे और उन्होंने वहां पर जमीन को खेती योग्य बना लिया था और इस प्रक्रिया में उन्होंने मूल कबीलों को उनकी जगहों में विस्थापित करके अलग अलग खेतीहर इलाके बना लिए थे। कृषि उत्पादन के विश्व बाजार में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी। यह परिवर्तन संभव कैसे हुआ? अमेरिका में बसने वाले ये नए लोग कौन थे? खेती के इस प्रसार में अमेरिका के मूल निवासी यानी कि इंडियन मूल के कबीलाई समुदायों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? 2.1 पश्चिम की ओर प्रसार तथा गेहूं की खेती। अमेरिका में कृषि विस्तार का संबंध श्वेतों के पश्चिमी क्षेत्र में जाकर बसने से गहरे रूप से जुड़ा था। 1775 से 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के बाद श्वेत अमेरिकी पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। थॉमस जेफरसन के 1800 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने तक लगभग 7 लाख श्वेत दर्रों के रास्ते अपलेशियन पठारी क्षेत्र में जाकर बस चुके थे। पूर्वी तट से दिखने पर अमेरिका संभावनाओं से भरा दिखता था। वहाँ के बियाबानों को कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता था। जंगल में इमारती लकड़ी का निर्यात किया जा सकता था। खाल के लिए पशुओं का शिकार किया जा सकता था और पहाड़ियों में सोने जैसे खनिज पदार्थों को दोहन किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब था कि पहले यहाँ के अश्वेत निवासियों को निकाल बाहर किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बनाकर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसिसिपी नदी के पार और बाद में यह और भी पश्चिम की तरफ खदेड़ना शुरू किया और इस प्रक्रिया में कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं। मूल निवासियों का जनसंहार किया गया और उनके गांव जला दिए गए। इंडियनों ने प्रतिरोध किया, कई लड़ाइयों में जीते थे भी, लेकिन अंततः उन्हें समझौता संधियां करनी पड़ी और अपना घर बार छोड़कर पश्चिम की ओर कूच करना पड़ा।
मूल निवासियों की जगहों पर नए प्रवासी बसने लगे। प्रवासियों की लहर पर लहर आती गई और 18वीं शताब्दी के पहले दशक तक ये प्रवासी अपलेशियन पठार में बस चुके थे और 1820 से 1850 के बीच उन्होंने मिसिसिपी की घाटी में भी पैर जमा लिए थे। उन्होंने जंगलों को काट जलाकर, ठूंठ उखाड़कर खेत और घर बना लिए थे। फिर उन्होंने बाकी जंगलों का सफाया करके बाड़े लगा दिए और इस जमीन पर वह मक्का और गेहूं की खेती करने लगे। शुरुआती वर्षों में इस उर्वर जमीन पर किसानों ने अच्छी फसलें पैदा की और जैसे ही एक जगह जमीन की पैदावार घट जाती, किसान बेहतर जमीन की तलाश में नई जगह चले जाते। मिसिसिपी नदी के पार स्थित विशालकाय मैदानों में प्रवासीय आबादी का प्रसार 1860 के बाद की घटना है और बाद के दशकों में यह समूचा क्षेत्र अमेरिका के गेहूं उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र बन गया। अब जरा गेहूं उत्पादक और किसानों के बारे में कुछ विस्तार से बात की जाए। देखा जाए कि इन किसानों ने किस तरह घास के मैदानों को अमेरिका की रोटी की टोकरी में तब्दील किया और उन्हें किन समस्या से जूझना पड़ा और इस प्रक्रिया में क्या परिणाम रहे। देखिए, चित्र है सीमांत क्षेत्रों में सॉर्ड मकान का, है ना। घास के मैदान साफ करने के दौरान प्रवासी किसान इस तरह के घर बनाते थे और इस क्षेत्र में मकान बनाने के लिए लकड़ी का अभाव हुआ करता था। ठीक है, इस तरीके से लोग रहा करते थे। घास और मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता था? शॉर्ड कहलाता था। जो छुट्टी की दोपहर को सुस्ताता एक किसान परिवार, है ना। ये डकोटा के विशाल मैदानों का 20वीं सदी के पहले दशक में लिया गया चित्र है, जिसमें सभी लोग छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं उत्पादक किसान। 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका के गेहूं उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई और इस दौरान अमेरिका की शहरी आबादी बढ़ती जा रही थी और निर्यात बाजार भी दिनों दिन फैलता जा रहा था। मांग बढ़ने के साथ गेहूं के दामों में भी उछाल आ रहा था और इससे उत्साहित होकर किसान गेहूं उगाने की तरफ झुकने लगे। रेलवे के प्रसार से खाद्यान्नों को गेहूं उत्पादन क्षेत्रों से निर्यात के लिए पूर्वीय तट तक ले जाना आसान हो गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक गेहूं की मांग में और वृद्धि हुई और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं के विश्व बाजार में भारी उछाल आया। रूसी गेहूं की आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद गेहूं के लिए यूरोप अमेरिका पर भी आश्रित था और अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने किसानों से वक्त की पुकार सुनने का आह्वान किया। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। सन 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती की जा रही थी और 9 साल बाद गेहूं उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़कर 7.4 करोड़ यानी कि लगभग 65% ज़्यादा हो गया था। इससे भी ज़्यादा वृद्धि विशाल मैदानों में हुई थी, जहां नित नए क्षेत्रों को जोता जा रहा था। गेहूं उत्पादन बहुधा बड़े किसानों के कब्जे में था और कई बड़े किसानों के पास तो ना दो तीन हजार एकड़ जमीन होती थी। नई तकनीकी का आगमन। गेहूं उत्पादन में हुई यह विलक्षण वृद्धि की नई तकनीकी का परिणाम थी। 19वीं शताब्दी में नए प्रवासी जैसे जैसे नई जमीन को अपने कब्जे में लेते गए, वैसे वैसे उन्होंने नई जरूरतों के मुताबिक क्या किया? अपनी तकनीकी में भी बदलाव किया। जब वे लोग मध्य पश्चिम के घास के मैदानों में पहुंचे तो उनको क्या मिला? वे साधारण हल बेकार साबित हुए और उनका वे पूर्वी तट में जो इस्तेमाल करने आए थे, वहाँ सब कुछ क्या हो गया? यहाँ के मैदान घनी घास में ढके थे, जिसके जड़ें बहुत गहरी होती थीं और इस सख्त जमीन को तोड़ने के लिए कई तरह के क्या करने पड़ते थे? हल विकसित करने पड़ते थे और ये किए गए। स्थानीय स्तर पर विकसित इन हलों में कुछ हल 12 फुट लंबे और और इन्हें 6 बैल या घोड़े खींचते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में विशाल मैदानी क्षेत्रों में किसान इन सख्त जमीन को ट्रैक्टर और डिस्क हलों की मदद से गेहूं की खेती करने के लिए तैयार करने में डटे थे। फसल पकने के बाद इनकी कटाई का नंबर आता। 1830 के पहले फसल कटाई के लिए हंसिए का इस्तेमाल किया जाता था। यह एक ऐसा काम था जिसे सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ लगकर करते थे, लेकिन 1831 के साइरस मैककार्मिक ने एक ऐसे औजार का आविष्कार किया
जो एक ही दिन में इतना काम कर देता था जितना कि 16 आदमी हंसियों के साथ कर सकते थे। और इस तरह 20वीं सदी की शुरुआत होते होते अमेरिका के ज़्यादातर किसान फसल काटने के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल करने लगे। इन मशीनों की सहायता से 500 एकड़ के खेत की कटाई का काम सिर्फ 2 सप्ताह में निपटा दिया जा सकता था। विशाल मैदानों के अमीर किसानों के लिए यह मशीन बहुत महत्वपूर्ण बन गई। गेहूं के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी मांग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इस मशीनों से जमीन के बड़े टुकड़ों पर फसल काटने, ठूंठ निकालने, घास हटाने और जमीन को दोबारा खेती के लिए तैयार करने का काम बहुत आसान हो गया था। यह सारा काम मशीन बहुत जल्दी कर डालती थी। इसके लिए मानव श्रम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विद्युत से चलने वाली ये मशीन इतनी उपयोगी थी कि उनकी सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि की जमीन पर फसल पैदा कर सकते थे। 2.4 में हम पढ़ते हैं गरीब जनता की दशा। गरीब किसान के लिए ये मशीनें बर्बादी बनकर आईं। बहुत सारे किसानों ने तो मशीनों को इस उम्मीद में खरीदा था कि गेहूं के दामों में के पहले जैसी तेजी बनी रहेगी। और इन किसानों को बैंक आसानी से ऋण दे देते थे, लेकिन ऋण को चुकाना मुश्किल काम होता था। ऋण अदा न करने पर स्थिति में बहुत सारे किसानों को अपनी ज़मीन से ही हाथ धोना पड़ जाता था। और इसका मतलब होता था कि काम के नए सिरे से तलाशना। लेकिन इस काल में रोजगार बहुत मुश्किल से मिल पाता था। बिजली चालित मशीनों के आगमन से मजदूरों की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई थी। और इसके साथ ही 1920 के दशक के मध्य तक 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों की आर्थिक तेजी खत्म हो चली थी। महायुद्ध के उपरांत ये हालात यह हो गए थे कि बाजार गेहूं से अटा पड़ा था, लेकिन खरीदार ढूंढे नहीं मिलते थे। ज़्यादातर किसानों को के लिए यह संकट का समय था। गेहूं के भंडार बढ़ते जा रहे थे, गोदामों में खाद्यान्न भरा रहता था। हालात यहाँ तक पहुँच गई थी कि गोदाम में रखा खाद्यान्नों को पशुओं को खिलाया जा रहा था। गेहूं के दाम गिरने से आयात बाजार ढह गया। और 1930 के दशक की जिस महामंदी का अक्सर जिक्र किया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि में यही परिस्थितियां काम आ रही हैं। इस मंदी के का असर हर जगह दिखाई पड़ा, रोटी की टोकरी से रेत के कटोरे तक। विशाल मैदानों में गेहूं की सघन खेती की कई समस्याएं पैदा हुई। 1930 के दशक में दक्षिण के मैदानों में रेतीले तूफान आने शुरू हुए। इन तूफानों की ऊंचाई 7000 से 8000 फीट होती थी। कंदेले कीचड़ की शक्ल में आने वाले इन तूफानों के चौतरफा तबाही फैला जाती थी। 1930 का पूरा दशक इन तूफानों के से आक्रांत रहा। इस पूरे काल में ऐसा कोई दिन या वर्ष नहीं रहा जब इन रेतीले तूफानों से तबाही ना मचाई गई हो। जैसा ही आसमान में अंधेरा छाने लगता, रेत के ये बड़े तूफान शहरों और खेतों की ओर चारों ओर से घेर लेते। तूफान के कारण सब कुछ अंधकार में हो जाता था। फेफड़ों में धूल और कीचड़ भरने से पशु भारी संख्या में मरने लगे। रेतीली तूफानों से खेत के खेत पट जाते थे और उनकी मेड़ रेत में गुम हो जाती थी। यह रेत नदी की सतह को इस कदर जम जाती थी कि मछलियां सांस नहीं ले पाती थी। और दोनों मैदानों में हर तरफ चिड़िया और पशुओं की हड्डियां बिखरी दिखाई देती थी। सन 1920 के दशक में गेहूं के उत्पादन में क्रांति लाने वाले ट्रैक्टर और मशीन अब रेत के ढेरों में फंसकर बेकार हो गए थे। ये मशीनें इस हद तक खराब हो चुकी थीं कि उनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी। इस तबाही के कारण क्या हुआ? रेतीले तूफान क्यों पैदा हुए? तूफान का एक कारण तो 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों में पड़ने वाला सूखा था। कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण तापमान बढ़ता चला गया। लेकिन रेत के ये सामान्य तूफान काले भयंकर तूफान के रूप में इसलिए ले सके क्योंकि जमीन में एक विशाल हिस्से पर लगातार खेती करने के कारण जमीन की ऊपरी परत काफी हद तक टूट गई थी और उस पर घास का नामो निशान नहीं था नहीं बचा था। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में गेहूं पैदा करने वालों किसानों ने जमीन के हर संभव हिस्से से घास साफ कर डाली। ये किसान ट्रैक्टर की सहायता से इस जमीन को गेहूं की खेती के लिए तैयार कर रहे थे। रेतीले तूफान इसी असंतुलन से पैदा हुए थे। यह सारा क्षेत्र रेत के एक विशालकाय कटोरे में बदल गया था। यानी खुशहाली का सपना एक डरावनी हकीकत बनकर रह गया था। प्रवासियों को लगता था कि वे सारे जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसे गेहूं की लहराती फसल में बदल डालेंगे और करोड़ों में खेलने लगेंगे। लेकिन 30 के दशक में उन्हें यह बात समझ में आ गई कि पर्यावरण के संतुलन का सम्मान करना कितना जरूरी है।
चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं, भारतीय किसान और अफीम की खेती। आइए अब भारत की ओर चलें और देखें कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज्य स्थापित हो चला था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का आमूल बदलाव आए। अंग्रेज सत्ता के लिए राजस्व सरकार आय का एक बड़ा स्रोत था, और सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भू राजस्व यानी कि लगान की एक नियमित व्यवस्था करना चाहती थी। इस नीति के तहत राजस्व की दर तथा खेती की जोत बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे जंगलों और चारागाहों कम होने लगे। किसान और चारागाहों पर आश्रित समुदायों को इसके चलते समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता के कानूनों के तहत अब किसान जंगलों को मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकते थे। सरकार ने जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी, और किसानों पर लगान जमा करने के दबाव हर समय बना रहता था। सॉरी। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों ने विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई नई फसलों को उगाना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में नील जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती इसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के फलस्वरूप शुरू की गई। शताब्दी का अंत होते होते यहाँ पर किसान गन्ना, कपास, जूट, गेहूं और अन्य ऐसी ही निर्यात आधारित फसलें पैदा करने लगे थे, और ये फसल यूरोप की शहरी आबादी और इंग्लैंड स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों की जरूरतों का पूरा करने के लिए पैदा की जा रही थी। भारतीय किसानों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा, इस बात को हम अफीम की खेती के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और इससे हमें खेती हर लोगों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को समझने की मदद मिलेगी। और साथ ही हम यह भी जान सकेंगे कि इस दौरान उपनिवेशों में बाजार व्यवस्था किस तरह काम करती थी। चाय का शौक, चीन के साथ व्यापार। भारत में अफीम का उत्पादन का इतिहास चीन और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यापार के गहरे रूप से जुड़ा था। 18वीं शताब्दी के आखिर वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी चीन की चाय और रेशम खरीद कर इंग्लैंड में बेचा करते थे, और चाय की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ चाय का व्यापार दिनों दिन महत्वपूर्ण होता गया। सन 1785 के आसपास इंग्लैंड में 1.5 करोड़ पाउंड चाय का आयात किया जा रहा था। 1830 तक आते आते यह आंकड़ा 3 करोड़ पाउंड को पार कर चुका था, और वास्तव में इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे को एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के व्यापार से पैदा होने लगा था। इस व्यापार की एक समस्या यह भी थी कि इंग्लैंड में इस समय ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा रहा था जिसे चीन के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। चीन का मंचू शासक विदेशी व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। शासकों को भय था कि व्यापारी स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया करेंगे और शासकों की सत्ता में अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर मंचू शासक विदेशी वस्तुओं के लिए चीन के दरवाजे खोलने के पक्ष में नहीं थे। आखिर ऐसी स्थिति में पश्चिम के व्यापारी चाय के व्यापार को कैसे जारी रख सकते थे। व्यापार संतुलन कायम रखना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। व्यापार चाय के बदले चांदी के सिक्के यानी कि बुलियन दिया करते थे। चांदी के निर्यात को इंग्लैंड में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। यह एक तरह के इंग्लैंड के खजाने को खाली करना था, और इंग्लैंड में यह सार्वजनिक चिंता का विषय बन गया था। लोगों में यह भावना घर करने लगी थी कि खजाना खाली होने से देश में गरीबी फैल जाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। इसी कारण व्यापार चांदी के विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और वे एक ऐसी वस्तु की तलाश में लगे थे कि चीन के बाजार में बेचा जा सके। अफीम एक ऐसा ही उत्पाद था। चीन में अफीम की शुरुआत 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगाल ने की, लेकिन अफीम को मुख्यतः औषधि के रूप में देखा जाता था। बहुत सी दवाइयाँ और इसका इस्तेमाल किया जाता था। चीन के शासक अफीम की किल्लत को लेकर चिंतित थे। वहाँ के शासक ने औषधि के अलावा अफीम के उत्पादन और विक्रय पर रोक लगा दी थी, लेकिन राजकीय पाबंदियों के बावजूद 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम के व्यापारियों ने चीन में अफीम का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया। पश्चिम के व्यापारी चीन के दक्षिण पूर्वी बंदरगाहों पर अफीम लाते थे और वहां के स्थानीय एजेंटों के जरिए देश के आंतरिक हिस्सों में भेज देते थे। 1820 के आसपास अफीम के लगभग 10,000 क्रेट अवैध रूप से चीन में लाए जा रहे थे, और 15 साल बाद गैर कानूनी ढंग से लाए जाने वाले इस अफीम की मात्रा 35,000 क्रेट का आंकड़ा पार कर चुकी थी।
त्रिकोणीय व्यापार के बारे में जानिए। इंग्लैंड व्यापार भारत से अफीम ले जाकर चीन में बेचता था और चीन से इंग्लैंड को चाय का निर्यात करते थे। भारत और इंग्लैंड के बीच दो तरफा व्यापार होता था। 19वीं सदी के आरंभ में भारत से इंग्लैंड को होने वाले हथकरघा निर्यात में गिरावट आने लगी और इसके साथ स्थान पर कच्चे माल यानी रेशम और कपास तथा खाद्यान्नों का निर्यात बढ़ने लगा। इंग्लैंड भारत में अपनी यहाँ निर्मित माल भेजने लगा। इसके परिणामस्वरूप भारत के दस्तकारी उत्पादों का ह्रास होने लगा। चीन से भारत आए जहाज का यह चित्र है। थॉमस डैनियल की कृति। डैनियल अपने भतीजे विलियम डैनियल के साथ 1786 में भारत आए थे और वे दोनों पहले चीन गए थे। वहां कुछ समय बिताने के बाद वे कैंटन दक्षिण चीन में भारत पहुंचे और उनका जहाज भारत के एक बंदरगाह पर पंजीकृत था। लेकिन इस जहाज से पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। चीन के साथ अफीम के अवैध व्यापारों के लिए इसी तरह के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ये स्रोत चा को जानिए। 1839 में चीन के शासक ने लिन जे शू को कैंटन के विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया। लिन जे शू को अफीम का व्यापार रोकने की जिम्मेदारी दी गई और 1839 के वसंत में कैंटन पहुंचा। जेशू ने पद संभालते ही अफीम के व्यापार में लगे 1600 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। 11,000 पाउंड अफीम जब्त कर ली गई और उसके बाद लिन जेशू ने विदेशी फैक्ट्रियों को अफीम का स्टॉक खाली करने की हिदायत दी और इस कार्रवाई के तहत अफीम के 20,000 क्रेट नष्ट कर दिए गए। जेशू के कैंटन में विदेशी व्यापार पर रोक लगाने से इंग्लैंड ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अफीम युद्ध सन 1833 से 42 में चीन को मुंह की खानी पड़ी और उसे एक अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार अफीम के व्यापार को कानूनी मान्यता दे दी गई और चीन के दरवाजे विदेशी व्यापारों के लिए खोल दिए गए। युद्ध से पहले लिन ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा था जिसमें अफीम के व्यापार की भर्त्सना की गई थी और यहाँ लिन द्वारा महारानी को लिखे गए इस पत्र के एक अंश प्रस्तुत है। चीन में जो लोग अफीम की खरीद फरोख्त करते हैं, उनका सेवन करते हैं, उन्हें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अगर हम अफीम बेचने वाले इन बर्बर लोगों को अपराधों की जांच करें और उनकी हरकतों से देश को होने वाले नुकसान की जायजा लें तो इन लोगों को मृत्युदंड देना कहीं से गलत नहीं लगता। आपका देश चीन से 60 या 70 हजार ली दूर है, यानी कि ली मतलब 1 मील के बराबर। इसके बावजूद इन बर्बर लोगों के जहाज अफीम के व्यापार के लिए चीन में आते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। चीन की संपत्ति का ये बर्बर व्यापारी अपने हित के दोहन के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन बर्बर व्यापारियों द्वारा कमाया गया धन वास्तव में चीन की संपत्ति है। इन लोगों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि इस व्यापार के बदले वे चीन की जनता को यह खतरनाक नशीली दवाएं खिलाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी नैतिकता कहां चली गई? मैंने सुना है कि इंग्लैंड में अफीम का सेवन पर सख्त रोक है। इसका कारण यह है कि आपका देश अफीम के खतरों को समझता है। यदि आप अपने देश को नुकसान नहीं करना चाहते तो दूसरे देशों का नुकसान करने का भी कोई आपके पास अधिकार नहीं है। भला चीन इस बला का शिकार क्यों? स्रोत सू यू थिंक और जॉन फेयरबैंक, चाइनाज रिस्पॉन्स टू द वेस्ट 1954। ये जो लेटर लिखा गया था उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इस तरह हुआ यह कि जहां इंग्लैंड में चीन से आयात की गई चाय लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी, वहीं चीन की जनता अफीम की लत का शिकार होने लगी। यह लत समाज के सभी वर्गों, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग, उच्च और वर्ग और भिखारियों में फैल गई थी। 1839 में कैंटन के विशेष आयुक्त लिन जेशून के अनुसार चीन में 40 लाख लोग अफीम के सेवन कर रहे थे और कैंटन में रहने वाले एक अंग्रेज डॉक्टर के मुताबिक लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग अफीम की लत के आदी हो चुके थे। और इस तरह जहां चीन अफीमचियों का देश बन गया था, वहीं इंग्लैंड का चाय व्यापारी दिनों दिन प्रगति कर रहा था। अफीम के इस अवैध व्यापार से हासिल की गई राशि का इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था। अंग्रेज व्यापारी अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे? अफीम के व्यापार में भारतीय किसानों की भूमिका यहीं से शुरू होती है। बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने जब अपने कब्जे की जमीन पर अफीम की खेती शुरू की, जैसे जैसे चीन में अफीम का बाजार बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल में बंदरगाहों से अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। 1767 से पहले भारत में केवल 500 पेटी 2 मन के बराबर अफीम निर्यात की जाती थी।
सिर्फ 4 वर्षों के भीतर यह मात्रा 3 गुनी बढ़ गई। मतलब 100 वर्ष के बाद अर्थात 1870 तक आते-आते सरकार हर वर्ष लगभग 50,000 पेटी अफीम का निर्यात करने लगी। दिनों दिन बढ़ते व्यापार को कायम रखने के लिए अफीम की मांग को बढ़ना आवश्यक था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। आखिर किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे तैयार किया जा सकता था? किसान अफीम बोने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कई कारण थे। सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती सबसे उर्वर ज़मीन पर करनी होती थी, खास तौर पर ऐसी ज़मीन पर जो गांव के पास पड़ती हो। आमतौर पर ऐसी उपजाऊ ज़मीन पर किसान दाल पैदा करते थे। अच्छी और उर्वर ज़मीन पर अफीम बोने का मतलब दाल की पैदावार से हाथ धोना है, और उन्हें दाल की फसल के लिए कम उर्वर ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। खराब ज़मीन में दालों का उत्पादन न केवल अनिश्चित रहता था, बल्कि उसकी पैदावार भी काफ़ी कम रहती थी। दूसरे बहुत सारे किसानों के पास ज़मीन ही थी ही नहीं। अफीम की खेती के लिए ऐसे किसानों को भूस्वामियों को लगान देना पड़ता था। वे इन भूस्वामियों में पर ली गई ज़मीनों पर अफीम उगाते थे। गांव के पास की ज़मीन की लगन दर बहुत ऊंची रहती थी। तीसरे, अफीम की खेती बहुत मुश्किल से होती थी। अफीम में के नाजुक पौधों को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था। अफीम बोने के बाद किसान दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थे, और अंत में सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम देती थी। किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना घाटे का सौदा था। किसान को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया गया? किसानों को अफीम की खेती करने के लिए अग्रिम रकम दी जाती थी। बंगाल और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों को एक बड़ी जमात ऐसी थी कि जो हर समय आर्थिक संकट से घिरी रहती थी। भूस्वामी का कर चुकाने या अपने लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध करने उनके लिए हमेशा मुश्किल रहता था। और 1780 के बाद गांव का मुखिया इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम रकम पेश करने लगे। ऋण की सुविधा इन किसानों के लिए एक बड़ी राहत बन गई थी। ऋण की सुविधा के चलते किसानों ने न केवल अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा कर पाते थे, बल्कि पहले के लिए कर्ज को भी अदा करने की हालत में आ जाते थे। लेकिन इस ऋण व्यवस्था के साथ ये खराब बात यह जुड़ी हुई थी कि ऋण लेते ही किसान गांव के प्रधान और सरकार के बंधुआ हो जाते थे। इन किसानों तक यह रकम अफीम के सरकारी एजेंटों के जरिए पहुंचती थी, और ये एजेंट गांव के प्रधान को अग्रिम रकम देते थे, और गांव का प्रधान इन किसानों को एक बार ऋण लेने के बाद किसान अफीम बोने से मुकर नहीं सकते थे। इस व्यवस्था के तहत किसान एक निश्चित क्षेत्रफल में अफीम बोनी पड़ती थी। फसल अफीम की एजेंटों को द्वारा काटी जाती थी। एक बार फसल बोने के बाद उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता था। वह इस जमीन को दूसरी फसल नहीं उगा सकता था, और उसे इस फसल को कहीं और बेचने में की भी आज़ादी नहीं थी। साथ ही फसल के दाम एजेंटों द्वारा तय किए जाते थे, और ये दाम हमेशा बहुत कम होते थे। जहाँ तक अफीम की खेती से होने वाली आय का सवाल है, यह अफीम के दाम बढ़ाने से दूर की जा सकती थी, लेकिन इस मामले में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं था। वह खुद इस बात के पक्ष में थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाता, और कलकत्ता में अफीम एजेंटों को यह अफीम ऊंचे दाम पर बेची जाए। कलकत्ता स्थित एजेंट इस अफीम को चीन भेजने की व्यवस्था करते थे। अफीम के इस क्रय और विक्रय का अंत सरकार के खाते में जाता था। दूसरे शब्दों में यही सरकार का राजस्व होता था। अफीम पैदा करने वाले किसानों को इतना कम मूल्य दिया जाता था कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत आते आते किसान बेहतर दाम की मांग करने लगे थे और अग्रिम पेशगी लेने से इनकार करने लगे थे। बनारस के आसपास के क्षेत्र में अफीम पैदा करने वाले किसानों ने तंग आकर इसकी खेती ही बंद कर दी, और इसके बदले उन्होंने गन्ने और आलू की खेती अपना ली। बहुत सारे किसानों ने अपनी फसल को घुमंतु व्यापारियों यानी पैकरों को बेच डाला, और ये व्यापारी किसानों को बेहतर दाम देते थे। सन 1773 तक बंगाल सरकार ने अफीम के व्यापार पर आधिपत्य जमा लिया, और सरकार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति यह व्यापार नहीं कर सकता था। और 1820 के दशक में अंग्रेज सरकार ने पाया कि उनके क्षेत्र में अफीम का उत्पादन घटने लगा है, जबकि गैर ब्रिटिश इलाकों में अफीम की खेती खूब फूल फल रही है। मध्य भारत में राजस्थान जैसे गैर ब्रिटिश क्षेत्र में अफीम का उत्पादन बदस्तूर जारी था, और इन क्षेत्रों में स्थानीय व्यापारी किसानों को बेहतर मूल्य देते थे। और 1820 के दशक में व्यापारी सशस्त्र दल बल के साथ व्यापार करते थे। अंग्रेजों की दृष्टि में यह व्यापार अवैध था। वे इसे तस्करी मानते थे और इस पर रोक लगाना चाहते थे। सरकार अफीम पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने रियासत में तैनात अपने एजेंटों को इन व्यापारियों की अफीम जब्त करने और फसल को नष्ट करने का आदेश दिए। जब
जब तक अफीम का उत्पादन जारी रहा तब तक ब्रिटिश सरकार, किसान और स्थानीय व्यापारियों के बीच यह टकराव चलता रहा। लेकिन इससे हमें यह अर्थ नहीं निकलता कि औपनिवेशिक भारत में सभी किसानों की हालत अफीम की खेती करने वाले किसानों जैसी ही थी। औपनिवेशिक भारत में अन्य किसानों की हालत के बारे में हम एक अलग अध्याय में जरूर बात करेंगे। तो इस पर जो निष्कर्ष निकलता है वो सुनिए। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि आधुनिक काल में विश्व के विभिन्न अग्रणी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और इन बदलावों पर नजर डालते समय हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव हर जगह एक जैसे नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्गों पर इन परिवारों का प्रभाव एक समान नहीं था। इन बदलावों से कुछ वर्गों को लाभ हुआ और कुछ को बहुत नुकसान। आधुनिकीकरण का यह इतिहास सिर्फ वैभवपूर्ण ही नहीं था, इसे केवल वृद्धि और विकास की एक शानदार कहानी भर नहीं कहा जा सकता। इस काल के लोगों को अपनी मूल जगह छोड़कर आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों का रुख करना पड़ा। यह काल गरीबी, पर्यावरण संकट, सामाजिक विद्रोह, औपनिवेशिक और दमन का काल भी था। हमें इन बदलावों के विभिन्न पक्षों को समझने के का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आधुनिक विश्व में खेती हर जनता और किसानों ने इस स्थिति का मुकाबला अलग अलग ढंग से किया है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो प्रश्न आप एक बार पढ़ें, लगाएं, ताकि इससे आपको मेंस की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। जो क्वेश्चन आपको करने में कष्ट होता है उस पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। मेल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके पास जो मैसेज हैं उन मैसेजों से आप तक जानकारी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। ऐसी ही अच्छी बातों के साथ आप सभी लोगों से हम एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही नई चीज़ और नए अध्याय के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए लेता हूं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।